India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिजाब मामले के संवैधानिक परीक्षण को तैयार सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी। कर्नाटक सरकार ने कहा किसी के बुनियादी अधिकार का हनन नहीं हुआ। 7 सितंबर को बहस रहेगी जारी। ईडी निदेशक के कार्यकाल बढ़ाने के मामले में केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। केंद्र ने कहा ईडी जांच की आंच झेल रहे सियासी दल कर रहे हैं पीआईएल दाखिल। अदालत ने कहा ईडी के खिलाफ ऐसे पीआईएल हैं राजनीतिक हथकंडा। पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती मामले में विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की याचिका के साथ सभी अर्जियों की 9 सितंबर को होगी सुनवाई। सीजेआई ललित ने दी सहमति। राजनीतिक पार्टी के नाम में धार्मिक शब्द और प्रतीकों के इस्तेमाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस। 4 हफ्तों में जवाब तलब। उपहार अग्निकांड सबूतों से छेड़छाड़ मामले में दोषी अंसल बंधुओं की जल्द रिहाई को दी गई चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार और अंसल बंधुओं से मांगा जवाब। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारा जवाब तैयार है, हमें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय दिए जाने की उन्होंने मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ज्यादातर याचिकाएं उन राजनीतिक दलों के द्वारा लगाई गई हैं जिनके नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में ये जनहित याचिकाएं वास्तविक और प्रमाणिक न होकर दबाव बनाने का हथकंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन को अमिकस नियुक्त किया है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने आपत्ति उठाते हुए कहा मामले में 2 बार इसको टाला जा चुका है और ये गंभीर और चिंता का विषय है। वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा इसमें एक बड़ा कानूनी प्रश्न शामिल है। कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए एक बार में 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक सामान्य अवधारणा है, पर एक ही आदमी के लिए उनकी अनुमति देना सही नहीं है। और वकील एमएलए शर्मा ने आपत्ति जताई और कहा कि मैंने इसे 2021 में याचिका दाखिल की थी। इसी मुद्दे पर उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। ये याचिका दाखिल करने वाले में पहला व्यक्ति था। मेरा नाम पहला शीर्षक होना चाहिए। सीजेआई ने शर्मा से पूछा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, नाम या उठाया गया मुद्दा? शर्मा ने जवाब देते हुए कहा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं पहला याची हूं तो मुझे पहला नाम और पहले बहस करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मेरी याचिका पर कोई काउंटर दाखिल नहीं किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को 12 सितंबर को मामले की सुनवाई अब इस मामले में की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ईडी निदेशक के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। तो ईडी के खिलाफ पीआईएल एक सियासी हथकंडा है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस मामले को लेकर आज सुनवाई हो रही थी। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में लंबे समय से लंबित रिक्तियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से भरने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच ने एनजीओ कॉमन कॉज की
ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए दायर याचिका में नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या DOPT ने जुलाई 2020 और मई 2021 में सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। हालांकि इन विज्ञापनों के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। इस बात पर और प्रकाश डाला गया कि अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रासंगिक जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। इसी क्रम में केंद्रीय सतर्कता आयोग को की जाने वाली चयन प्रक्रिया, नियुक्तियों के संबंध में सभी विवरण और दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की प्रार्थना की गई है। याचिका में जुलाई 2020 और मई 2021 में जारी विज्ञापनों के अनुसरण में सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए केंद्र को निर्देश देने का भी आह्वान किया गया है। कर्नाटक के हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कर्नाटक सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल नवदगी ने कहा कि राज्य किसी ड्रेस को निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन हर संस्थान के लिए ड्रेस निर्धारित करने के लिए आजादी दी है। इस ड्रेस कोड से किसी के बुनियादी अधिकार का हनन नहीं हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हिजाब बैन मामले का संवैधानिक परीक्षण करने को तैयार हैं। कोर्ट ने इस पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को 2 बजे से सुनवाई जारी रखेगा। शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले के स्थगित करने और गैर विविध दिन पर सुनवाई निर्धारित करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को ठुकरा दिया। एक याचिकाकर्ता की तरफ से बहस करते हुए वकील राजीव धवन ने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं हिजाब पहनती हैं। यही नहीं, पगड़ी भी पहनी जाती है। सवाल है कि क्या सरकार को इस बीच आना चाहिए जब लोगों के भरोसे की बात हो। बेंच ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में आप कह सकते हैं कि सरकार द्वारा संचालित संस्थान में धार्मिक कपड़े पहनने होते हैं। यह एक तर्क हो सकता है कि पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। जस्टिस हेमंत गुप्ता, पगड़ी सिर्फ धार्मिक पोशाक नहीं है, पगड़ी को सिर्फ धर्म से नहीं जोड़िए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हेगड़े से सवाल किया और कहा कि अगर एक्ट में ड्रेस कोड का प्रावधान नहीं है तो सरकार इस तरह का प्रावधान कर सकती है या नहीं। हेगड़े ने कहा कि मौलिक अधिकारों की कीमत पर कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि क्या ऐसी स्थिति हो सकती है जहां लड़कियों को मिनी ड्रेस पहनने की अनुमति दी जा सकती है या वो जो चाहे पहन सकती हैं, अगर सरकार द्वारा स्कूल ड्रेस लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हिजाब बैन मामले का परीक्षण करने को तैयार हैं। कोर्ट ने इस पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले हिजाब बैन पर सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए। मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के वकील से जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि ये फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा। पहले आप लगातार जल्द सुनवाई की मांग करते रहे, अब सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 2 हफ्ते बाद सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी। वकील संजय हेगड़े ने कहा कि मैंने पिछले फैसलों और मामले से संबंधित एक दस्तावेज तैयार किया है जो बेंच को दिया। सभी वकीलों की ओर से लिखित दलील पेश की जाएगी। इसके बाद सभी वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को फैसला सुनाया था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थी। अदालत ने इसके साथ ही राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखा। 3 जजों की फुल बेंच ने कहा कि यूनिफॉर्म का नियम एक उदित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है।
जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में कुल 24 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा पहले से विचाराधीन है। पीठ ने जनहित याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं 12 सितंबर को सूचीबद्ध हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका अनावश्यक है। याचिका में वैवाहिक बलात्कार के इतिहास का पता लगाया गया और कहा गया कि 1970 के दशक तक ज्यादातर देशों ने पति को अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने का अधिकार दिया। बलात्कार विरोधी आंदोलनों के परिणाम स्वरूप 150 से अधिक देशों में वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण हुआ। हालांकि भारत दुनिया के 200 देशों में से 36 देशों में से एक है जहां वैवाहिक बलात्कार अभी भी कानूनी है। भारत में वैवाहिक बलात्कार न्याय शास्त्र पर प्रकाश डालते हुए याचिका में कहा गया है कि केरल उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त 2021 को फैसला सुनाया कि वैवाहिक बलात्कार तलाक के लिए आधार हो सकता है। हालांकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पति द्वारा पत्नी से जबरन यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। ये प्रस्तुत किया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 में यौन उत्पीड़न की पहली व्याख्या के तहत ऐसा कोई भी आचरण शामिल हो जो किसी महिला की गरिमा को अपमानित करता है, शर्मिंदा करता है या प्रभावित करता है, और इसके लिए वे अपने पति से अलग होने की मांग कर सकती है। याचिका के अनुसार ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक विवाहित महिला अपने खिलाफ किए गए अपराध के लिए समान सजा की मांग करने के लिए कानूनी सुरक्षा की हकदार है। याचिकाकर्ता ने अदालत से वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सरकार पर एक रिट आदेश जारी करने की प्रार्थना की थी। राजनीतिक दलों द्वारा अपने नाम पर धार्मिक नामों और प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दरअसल धार्मिक नामों और प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अहमद शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ सैयद वसीम रिजवी द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें मतदाताओं को उनके धर्म के आधार पर लुभाने का प्रयास करने से रोकने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A, 123(3) और 123(3)A के जनादेश को लागू करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने प्रस्तुत किया कि दो पार्टी जो मान्यता प्राप्त स्टेट पार्टी या प्रादेशिक राजनीतिक दल हैं, उनके नाम में मुस्लिम शब्द है। कुछ पार्टियों के आधिकारिक झंडों में अर्धचंद्र और सितारे होते हैं। उन्होंने कहा कि याचिका में कई अन्य पार्टियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके धार्मिक नाम हैं। उन्होंने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले पर भी भरोसा किया और प्रस्तुत किया। ये इस अदालत द्वारा आयोजित किया गया कि धर्मनिरपेक्षता मूल विशेषता का हिस्सा है। वकील ने पूछा, क्या राजनीतिक दलों के नाम का कोई धार्मिक अर्थ हो सकता है? आरपी अधिनियम की धारा 123 का उल्लेख करते हुए पीठ ने प्रश्न पूछा कि क्या प्रतिबंध राजनीतिक दलों पर लागू होगा, क्योंकि ये खंड उम्मीदवार को संदर्भित करता है। जस्टिस शाह ने पूछा, क्या पार्टियां चुनाव के लिए चल रही हैं? इंडियन मुस्लिम लीग की तरह वे चुनाव के लिए नहीं चल रही हैं और न ही हिंदू एकता दल हैं। वकील ने जवाब दिया, अगर किसी धार्मिक नाम वाली पार्टी का उम्मीदवार वोट मांगता है तो वह आरपी अधिनियम और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करेगा। भाटिया ने कहा, IUML को लें, उनके पास लोकसभा और राज्यसभा में सांसद हैं और केरल में विधायक हैं। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। हमें अब ये देखने की जरूरत है कि क्या हम राजनीति को प्रदूषित कर सकते हैं। अभिराम सिंह बनाम CD कमचेन में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच के फैसले पर भी भरोसा किया गया। पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया, जो 18 अक्टूबर को वापस करने योग्य है। कोर्ट ने उन राजनीतिक दलों से भी पूछा जिनके खिलाफ इस मामले में राहत की मांग की गई है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केरल अभिनेत्री पर यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए समय बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई 31 जनवरी 2023 के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने ट्रायल जज की अर्जी पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने मामले में शामिल सभी पक्षों को समय पर सुनवाई पूरी करने में सहयोग करने का निर्देश दिया। पीठ ने निचली अदालत को 4 सप्ताह के भीतर मामले में प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया। अपराध के कथित मास्टरमाइंड के रूप में मामले में मुकदमे का सामना कर रहे अभिनेता दिलीप ने भी मामले में मुकदमे को पूरा करने के लिए समय सीमा की मांग करते हुए आवेदन दिया था। दिलीप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार और पीड़ित निचली अदालत के जज के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार और निशेरंजन शोकर ने आरोपों से इनकार किया। पीड़िता की ओर से सीनियर एडवोकेट R बसंत ने कहा कि केरल हाईकोर्ट मुकदमे को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली उसकी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मामला फरवरी 2017 में कोच्चि के बाहरी इलाके में महिला अभिनेत्री के अपहरण और यौन हमले से संबंधित है। दिलीप को अपराध के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है और इसीलिए वह आपराधिक साजिश के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है। हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने फिल्म निर्देशक बालचंद्र कुमार द्वारा दिसंबर 2021 में लगाए गए नए आरोपों के आधार पर मामले में आगे की जांच की अनुमति दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या NMC के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों की फीस उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होनी चाहिए। 3 फरवरी 2022 को NMC द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटें किसी विशेष राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा ये परिकल्पना करता है कि इस तरह की फीस संरचना का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगा जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटों का लाभ उठाया है, लेकिन संबंधित मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कुल स्वीकृति संख्या के 50% तक सीमित है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए NMC को 2 सप्ताह का समय दिया। पिछले हफ्ते केरल हाईकोर्ट ने माना कि NMC का निर्णय कि निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस के बराबर होनी चाहिए, केरल राज्य में लागू नहीं होगा। बेंच ने पूछा, आपने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? वकील ने जवाब दिया कि NMC निर्देश का संचालन अखिल भारतीय है। जल्द सुनवाई की मांग करते हुए वकील ने तर्क दिया कि प्रवेश प्रक्रिया होने वाली है। बेंच ने तुरंत जोड़ा, प्रवेश पूरा नहीं होगा। आप जानते हैं कि प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। AHSI द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न फैसलों में बार बार कहा था कि फीस के निर्धारण की विधि कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं, बुनियादी ढांचे, किए गए निवेश का समय, विस्तार की योजना जैसे विभिन्न दिशा निर्देशों पर विचार करने के अधीन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में गलवान में भारत चीन टकराव में देश को हुए नुकसान के बारे में जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने की है। शुरुआत में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 14 और 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में झड़प हुई थी और टकराव के बाद भारतीय आधिकारिक का रुख ये था कि भारत ने कोई क्षेत्र नहीं खोया है। हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने जो जानकारी दी वह गलत और भ्रामक है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने तुरंत ध्यान दिया कि मामला राज्य की नीति से संबंधित है और कहा कि ये राज्य के मामले हैं। क्षेत्र की सीमा पर झड़पें हो सकती हैं, चाहे क्षेत्र का नुकसान हुआ हो या क्षेत्र का कोई नुकसान नहीं हुआ हो, चाहे दूसरी तरफ से अतिक्रमण हुआ या हमने उनके क्षेत्र में आगे हम बढ़े या कोर्ट का मामला नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह क्षेत्र के नुकसान की सीमा के बारे में सही जानकारी देने का निर्देश दें और तर्क दिया। भारत सरकार का आधिकारिक रुख ये है कि हमने कोई क्षेत्र नहीं खोया है। यह न केवल भारत की जनता को भ्रामक करता है बल्कि ये जनता को अंधेरे में रखता है, जबकि दुश्मन भारतीय सीमा पर सुरक्षा का निर्माण कर रहा है। ये भविष्य के लिए खतरा पैदा करता है। याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर राज्य के 24 खाली निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के अधिकारों को निलंबित या समाप्त करने की मांग की गई है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का वह आदेश जिसने अडानी और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के बीच एक रियायत समझौते की समाप्ति को बरकरार रखा था, अडानी द्वारा जारी भविष्य के निविदाओं में अडानी के लिए अयोग्यता के रूप में कार्य नहीं करेगा। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने यह भी कहा कि अडानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के निविदा दस्तावेज में एक खंड को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके आधार पर अडानी पोर्ट्स को नवी मुंबई में पोर्ट अथॉरिटी के कंटेनर टर्मिनल की बोली लगाने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। समझौते में प्रावधान है कि पिछले 3 वर्षों में किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा किसी परियोजना या अनुबंध से अयोग्यता या समाप्ति होने पर किसी निविदा के लिए बोली लगाने के लिए अयोग्यता के रूप में कार्य करेगी। इस खंड के आधार पर वीपीटी द्वारा अडानी के कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति को जेएनपीए द्वारा अपनी बोली को अयोग्य घोषित करने के आधार के रूप में उद्भुत किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में रियल एस्टेट बैरन सुशील अंसल और गोपाल अंसल को वर्ष 1997 में हुई उपहार अग्निकांड के संबंध में मामले में समय से पहले से ही जेल की सजा के खिलाफ रिहा किया गया। जस्टिस आशा मेनन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने मामले को 11 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए राज्य के साथ साथ अंसल बंधुओं से जवाब मांगा। राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने कहा कि पीड़ित पक्ष याचिका का समर्थन करता है और आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा। अंसल बंधुओं को सीएमएम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि जुलाई में उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए प्रधान जिला और सत्र न्यायालय ने उन्हें पहले से ही गुजर चुकी अवधि के विरुद्ध रिहा कर दिया। एवीयूटी द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका में तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ये विचार करने में विफल रहा कि छेड़छाड़ का अपराध प्रकृति में अत्यंत गंभीर है, क्योंकि ये संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करता है। ये भी प्रस्तुत किया गया कि ट्रायल कोर्ट किए गए अपराध और लगाए गए दंड के बीच अनुपातिकता के सिद्धांतों पर विचार करने में विफल रहा। याचिका में कहा गया कि सजा सुनाते समय अपराध की प्रकृति और जिस तरह से अपराध किया गया है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फरवरी में पारित आदेश पर भी भरोसा किया गया जिसमें अंसल द्वारा मामले में उनकी 7 साल की जेल की अवधि को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। अंसल को सीएमएम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में जेल की सजा सुनाई। हालांकि जुलाई में उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें पहले से ही गुजर चुकी अवधि के विरुद्ध रिहा कर दिया। स्टार इंडिया द्वारा पूर्व पक्षीय विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 वेबसाइटों को आगामी रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म ब्रह्मास्त्र को अवैध रूप से स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि फिल्म पर वादी स्टार इंडिया का कॉपीराइट है, जिसने फिल्म के निर्माण और प्रचार में महत्वपूर्ण निवेश किया है। कोर्ट ने कहा कि पायरेसी पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है और नकली वेबसाइटों द्वारा कॉपीराइट की गई सामग्री की स्क्रीनिंग के खिलाफ निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी को जनता तक पहुंच प्रदान करने और या संचार करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इंटरनेट या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा और उससे संबंधित सामग्री को संशोधित, प्रकाशित, अपडेट और साझा करना प्रतिबंधित है, ताकि सुनवाई की अगली तारीख तक वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया जा सके। न्यायमूर्ति सिंह ने विभिन्न डोमेन नाम रजिस्ट्रार को इन दुष्ट वेबसाइटों के डोमेन नामों को ब्लॉक या निलंबित करने का भी निर्देश दिया। प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी वेबसाइटों पर पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कॉल करते हुए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है। स्टार इंडिया ने ये कहते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वह फिल्म का निर्माता है, इसके अमानवीय अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी तीसरा पक्ष कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट को बताया गया कि फिल्म 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है और फिल्म को पहले प्रदर्शन के लिए रिलीज करना और फिर इसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर देखने के लिए उपलब्ध कराना एक उद्योग प्रथा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट द्वारा जनहित याचिका पर दायर
आपको बता दें, राज्य सरकार और भारत संघ को नोटिस जारी किया। याचिका में यौन कर्मियों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने दायर याचिका पर राज्य और केंद्र सरकारों से जवाब मांगा। अदालत के समक्ष उसने केंद्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि यौन कर्मियों के जीवन को सम्मानजनक मानकों तक बनाया जा सके और वे सामाजिक कल्याण उपायों से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत किसी भी अन्य नागरिक की तरह अधिकारों का एहसास कर सकें। उन्होंने ये भी प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान, भारत संघ और उत्तर प्रदेश राज्य के अनुच्छेद 51C में उल्लेखित लक्ष्य की पूर्ति के विषय में कहा गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि ये सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और यौन कर्मियों के जीवन की स्थितियों में सुधार हो। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि सभी राज्य पक्ष आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित कदम उठाएं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अदालत ने प्रतिवादियों को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। और इसी के साथ फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.